मित्रों, आज हम रस निष्पत्ति और साधारणीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। रस निष्पत्ति विषयक जो मुनिभरत का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र में दो बातें महत्वपूर्ण है, एक है संयोग और दूसरा है निष्पत्ति। इस सूत्र से पूर्व हम मुनि भरत के विचार, सूत्र की व्याख्याकारों के विषय में बात करने से पहले हमें लगता है कि हम मुनि भरत ने रस के बारे में क्या कहा है ये जान लें। मुनि भरत ने रस की बड़ी ही साधारण और लौकिक ढंग से व्याख्या की है। उन्होंने कहा, संस्कृत में जो नाट्यशास्त्र में है उसको उद्धृत करते हुए मैं फिर बताता हूँ आपको। यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्तिर्भवति, यथा ही गुणादिभिः व्यंजनैः औषधिभिश्च खाड्वादयो रसाः निवर्त्यन्ते, तथा नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वम आपनुवन्ति। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार विविध व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों, औषधियों से खाड्वादि रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से युक्त होकर स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करते। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की है कि जो पहला उपवाक्य है उसमें है कि रस निष्पत्ति होती है, दूसरा है उसमें रस बनते हैं, और तीसरा है जिसमें लिखा है मुनि भरत ने रसत्व को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से मुनि भरत ने पूर्णतया लौकिक आधार पर व्यंजनों का, औषधियों का, खाद्य पदार्थों का उदाहरण देते हुए, लेकिन इसी मुनि भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए जब हम 9वीं 10वीं शताब्दी में जब जो चिंतक हैं उन्होंने दर्शनों के बीच इस रस सूत्र को जो है व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले 4 व्याख्याकार जो आते हैं उनमें हैं भट्ट लोलट, दूसरे हैं श्री शंकुक, तीसरे हैं भट्ट नायक और चौथे हैं भट्ट अभिनव गुप्त। ये 4 मुख्य व्याख्याकार हैं। इसके अलावा राजा भोजराज जी ने भी किया है उस पर विचार। मम्मट ने सब सारे जितने सूत्र हैं, जितने संप्रदाय हैं, सबकी व्याख्या करते समय रस की भी व्याख्या की है। पंडित राज विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ, इन लोगों ने भी रस सूत्र पर अपने विचार दिए हैं। आधुनिक युग में आकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि विद्वानों ने भी इस पर विचार किया है। तो इस तरीके से जो पहले व्याख्याकार हैं वो भट्ट लोलट हैं, और भट्ट लोलट की जो व्याख्या है उन्होंने उत्पत्तिवादी या आरोपवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और उनके अनुसार जो संयोग है इसका अर्थ होता है उत्पाद उत्पादक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति से लिया है। तो इस तरीके से उनकी जो अवधारणा है वो ये है कि मूल रस जो है वह मूल पात्र अर्थात अनुकार्य में होती है, और जो नट है, जो अनुकर्ता है, वह उसमें उसका आरोप होता है, और प्रेक्षक जो है उस अनुकर्ता में, उस नट में उत्पन्न होते हुए रस की अनुभूति करता है, रस को वो प्राप्त करता है। ये उत्पत्तिवादी व्याख्या है। श्री शंकुक जो हैं वो निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से करते हैं। उनका यह मानना है कि रस का जो है प्रेक्षक अनुमान करता है, और कैसे अनुमान करता है, तो इन्होंने विभागवाद जो हैं उनको अनुमापक कहा है, और रस को जो है अनुमाप्य कहा है। ये उनका
शंकुक का विचार। और वो एक उदाहरण देते हैं, ये अनुमान कैसे अनुमान करता है दर्शक या प्रेक्षक। तो उनका ये मानना है कि जैसे चित्रतुरग न्याय का उदाहरण दिया, ये नैयायिक हैं, श्री शंकुक जो है वो न्याय दर्शन के विद्वान हैं, तो उन्होंने न्याय दर्शन के सूत्र से इसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा कि जैसे घोड़े में चित्रतुरग न्याय, चित्र में जो घोड़ा है वो घोड़ा नहीं है, लेकिन हम उसे घोड़ा मान लेते हैं। उसी तरीके से रस जो है वो तो मुख्य अनुकार्य में है, लेकिन नट में हम उसका अनुमान कर लेते हैं। तो रस में रस, और उसी रस को प्रेक्षक या दर्शक जो है नाटक का वो प्राप्त करता है। तीसरे व्याख्याकार जो हैं वो भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक ने इन दोनों व्याख्याकारों की आलोचना की और ये कहा कि ये न उत्पन्न होता है रस, न अनुमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि रस जो है उसका भोग किया जाता है। और उसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए। ये उन्होंने कहा अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। जो विभावादि हैं उनका भोजक भावक जो है, विभावादि भावक हैं या भोजक हैं वो, और दर्शक जो है उनका भोग करता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक भुक्तिवादी दर्शन के हिसाब से भुक्तिवादी सिद्धांत जो है उन्होंने दिया। और अभिधा के साथ भावकत्व और भोजकत्व, इन 2 व्यापारों की भी उन्होंने की ओर संकेत किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन उन्होंने इन 2 नई शब्द शक्तियों की एक तरीके से संकल्पना प्रस्तुत की। और इसमें सबसे बड़ी चीज उन्होंने साधारणीकरण का जो प्रत्यय है पहली बार भट्टनायक ने दिया। भट्टनायक ने एक काम और किया कि अभी तक के व्याख्याकार जो थे उन्होंने रस निष्पत्ति को केवल नाटक की दृष्टि से देखा था, लेकिन काव्य की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से या साहित्य की अन्य विधाओं की दृष्टि से पहली बार विचार करते हैं भट्टनायक। और भट्टनायक ने जो है साधारणीकरण का प्रत्यय दिया। चौथे व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने कहा कि ये जो 2 व्यापारों की कल्पना करते हैं कि विभावादि जो हैं वो, उनमें संबंध जो होता है, संयोग का अर्थ जो है उन्होंने व्यंग्य व्यंजक संबंध माना। और निष्पत्ति को उन्होंने कहा कि निष्पत्ति का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। तो इस तरीके से जो अभिनवगुप्त का दर्शन है, अभिनवगुप्त का जो सिद्धांत है रस निष्पत्ति विषयक, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के विषय में, वह जो है वो अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत है। और उन्होंने कहा कि ये जो भावकत्व और भोजकत्व व्यापार है, ये जो शक्तियां हैं जिसकी ओर भट्टनायक ने संकेत किया है, वो निरर्थक हैं और व्यर्थ हैं। बल्कि ये जो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां पहले से मौजूद हैं, उन्हीं से विभावन या साधारणीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत दिया। मित्रों, हम संक्षेप में इन 4 व्याख्याकारों की बातों को आपके सामने रखा, वो केवल इसलिए कि चूंकि हम बात करने जा रहे हैं साधारणीकरण की, इसलिए साधारणीकरण का प्रत्यय जो है वो सबसे पहले दिया किसी ने, तो भट्टनायक ने दिया। और भट्टनायक के अलावा इस विषय पर विचार करने वाले दूसरे चिंतक जो थे वो अभिनवगुप्त। तो इन दोनों विद्वानों के साधारणीकरण के विषय में हमको जानना चाहिए कि साधारणीकरण वस्तुतः उनकी दृष्टि में क्या है। तो सबसे पहले हम भट्टनायक के साधारणीकरण पर विचार करते हैं। और भट्टनायक जो हैं, उनके विचारों
को हम जानते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं साधारणीकरण का, तो उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ ये होता है कि हम असाधारण को साधारण कर दें। तो रचना के संसार में जो है ये एक सार्थक प्रक्रिया है जो रचना की अनुभूति के साथ जुड़ करके चलती है। और रस निष्पत्ति की एक अनिवार्य आवश्यकता है कि वह अखंड काव्यानुभवों को सहृदयों के पास पहुंचाने का दायित्व वहन करती है। यह रस निष्पत्ति का जो है मूल मंत्र है। मुनि भरत ने कहा है अपने रस सूत्र रस के संबंध में कि एभ्यश्च सामान्य गुण योगेन रसा निष्पद्यन्ते। एभ्यश्च सामान्य गुण योगेन रसा निष्पद्यन्ते। कि लेकिन शास्त्रीय सुसंबद्धता के साथ इस प्रक्रिया पर मुनि भरत के बाद अगर पहली बार किसी ने विचार किया तो वो भट्टनायक थे। भट्टलोल्लट और शंकुक ने मुनि भरत की इस बात पर कोई विचार नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने उसको उत्पत्तिवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ा और अनुमितिवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ा। भट्टनायक जो है इस प्रकार रस संबंधी जो प्रश्न हैं उन कई तरीके के मौलिक प्रश्नों के साथ वो सामने आते हैं। और एक और भी बात वो जोड़ते हैं कि प्रमाता कौन है, सहृदय, प्रमाता, सामाजिक, इस तरीके के जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं? वो दर्शक के लिए हैं, प्रेक्षक के लिए हैं। तो मुनि भरत के बाद अगर किसी ने विचार किया है इस पर तो वो भट्टनायक हैं। जहां पहली बार वो प्रमाता संबंधी धारणा को जन्म देते हैं, वहीं वे रस के आस्वाद पक्ष को सिद्ध करने के लिए भावकत्व के आयोजन के साथ ही साधारणीकरण का भी विधान हमको दिखाई देता है भट्टनायक के चिंतन में। उनका ये मानना है कि विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानो रसः भोगेन परमुन्यति इति। तो इस तरीके से भट्टनायक विभावादि का साधारणीकरण मानते हैं और इसकी जो प्रक्रिया है वह, इसका जो संश्लेष है वो भावकत्व प्रक्रिया में होता है। और यह भावकत्व जो है वह विभावाद की असाधारणता को साधारण भी करती है और आस्वाद्य भी बनाती है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें कि दुष्यंत, शकुंतला, ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनमें जो सुख दुख आदि की लौकिक स्थिति है उसका अनुभवन नटादि में, उसके बाद तदनंतर सामाजिक में उसके अपने रागद्वेष के कारण अवरुद्ध हो सकता है, जो एकमात्र साधारणीकरणात्मक भावकत्व आयोजन द्वारा ही निर्बाध हो सकता। तो जो रस के अवयव हैं और उन रसावयवों को व्यक्ति विशेष की सीमित संबद्धता से जो मुक्त करने वाली स्थिति है, सामान्य रूप धर्म रूप देकर जो भोग्य बनाता है, वह साधारणीकरण है। तो इस तरीके से विभावादि का साधारणीकृत होकर अलौकिकत्व उसमें आना, उसको ग्रहण करना, इनसे प्रेरित जो सामाजिक निर्कुंठ भाव से रसास्वाद का अधिकारी होता है, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया भट्टनायक के साधारणीकरण चिंतन में आती है। विभावादि का साधारणीकरण उनकी दृष्टि में मानते हैं। और अभिनवगुप्त जो हैं, अभिनवगुप्त अपने साधारणीकरण के बारे में जो विचार करते हैं उसको अगर हम देखें तो इस साधारणीकरण के प्रत्यय को वो थोड़ा सा अधिक सार्थक बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। अभिनवगुप्त में हम देखते हैं कि अमूर्त चिंतन दिखाई पड़ता है और जो उनके पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन काव्याचार्यों की
जो तर्कच्युत अवधारणाएं थीं, उन प्रत्ययों को ठोस ढंग से उन्होंने संभालने का प्रयत्न किया है। साधारणीकरण का प्रत्यय भी पात्र और सहृदय के बीच हृदय संवाद की सार्थकता में लीन हुआ है। अभिनवगुप्त को अगर हम देखें तो उनका मानना है कि हृदय संवाद में अर्थात कला माध्यम से उद्बुद्ध संस्कार में के व्यापार में संस्कार व्यक्ति संबद्ध नहीं रहते, क्योंकि विभावादि के उपायों से अर्थात लौकिक कार्यकारण के कंचुक के से संबंध विगलित हो जाते हैं। तो अगर हम देखें अभिनवगुप्त को, तो अभिनवगुप्त का सहृदय जो है वह पूरे रस व्यापार में शामिल होता है। लेकिन अगर हम भट्टनायक को देखें तो भट्टनायक का जो सहृदय है वह उस स्थिति को प्राप्त नहीं है। अगर इस संदर्भ में इसी संदर्भ में मानवीय चेतना की बजाय मानवीय आत्मा को मानकर चलते हैं अभिनवगुप्त, और इस प्रकार के आग्रहों के बीच साधारणीकरण अर्थात सहृदय का कलागत प्रत्यक्षीकरण प्रत्यभिज्ञा अर्थात मनस के अंतर्मुखी संकल्प से निर्धारित होने वाला है। यहाँ ये बता देना चाहते हैं हम कि अभिनवगुप्त प्रत्यभिज्ञा दर्शन के पंडित हैं, दार्शनिक हैं। तो उनकी जो रस प्रतीति है वह लोकोत्तर चमत्कार है, वो सांसारिक प्रतीतियों से परे की वस्तु है। और इसी क्रम में कलानुभूति की प्रक्रिया में रसिक का सीधे शिव से प्रकाश विमर्श होता है, और उनके यहाँ साधारणीकरण सहृदय की एक सात्विक उपलब्धि है, और यह साधारणीकरण अपरिमित है एवं व्याप्त है। सभी सामाजिकों को एक समान अपरिमित एवं सर्वव्याप्त होता है। सभी सामाजिकों की एक समान प्रतिपत्ति होने के कारण और अनादि संस्कारों से चित्रित वाले समस्त सामाजिकों को एक जैसी निर्विघ्न चमत्कार की अनुभूति जो होती है वही रस है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अभिनवगुप्त के यहाँ जो सहृदय है उसको रस की प्रतीति होती है, उसको रस की अनुभूति होती है, उसको रस की प्राप्ति होती है, और इस रस के आध्यात्मिक उन्मेष की जो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में साधारणीकरण की एक उदात्त स्थिति है, जिसके अंदर केवल विभावादि का साधारणीकरण नहीं होता है, बल्कि स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। जबकि हम भट्टनायक के यहाँ देखते हैं कि वे विभावादि के साधारणीकरण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत सहृदय अपनी लौकिक सीमाओं से मुक्त होकर के अलौकिक उदात्त भूमि पर पहुंचता है। वे अर्थात अभिनवगुप्त सहृदय समूह में भावनात्मक ऐक्य की अभिव्यक्ति कराने में सक्षम हैं। जैसे हर्षादि के प्रकरण में प्रत्येक होठ पर एक स्मित रेखा, और करुणादि के प्रसंग में सबकी आंखों में हमें आंसू दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कलानुभव और भोक्ता के बीच स्थापित अद्वैत का रहस्य ही साधारणीकरण है अभिनवगुप्त जी के यहाँ। इसके पश्चात साधारणीकरण पर मौलिक रूप से कुछ विशेष नहीं कहा गया है अभिनवगुप्त के बाद, लेकिन कविराज विश्वनाथ ने भी साधारणीकरण पर विचार किया है, और वे भी स्थायी भाव और विभावादि के साधारणीकरण को स्वीकार करते हैं। विभावादि के साधारणीकरण के रूप में रस प्रक्रिया में आद्यंत व्याप्त एक व्यापार होता है, और इस तरीके से उनका यह मानना है कि ये जो साधारणीकरण है यह स्थायी भाव और
विभावों का होता है। इसके बाद आधुनिक काल में सबसे पहले हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साधारणीकरण पर चिंतन मिलता है, जो एक मौलिक चिंतन है। शुक्ल जी का यह जो चिंतन है वो हमें रसमीमांसा में और चिंतामणि में प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक निबंध उन्होंने लिखा है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। ये कुछ जगहें हैं जहां आचार्य शुक्ल रस पर चिंता करते हैं और साधारणीकरण पर भी अपनी स्पष्ट और बेबाक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। उनका ये मानना है कि साधारणीकरण जो है वह रसोत्पोधन की प्रक्रिया की केंद्रीय शक्ति है। शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण रसोद्बोधन की प्रक्रिया की केंद्रीय शक्ति है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूरी शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। और सबके उसी भाव का आलंबन होने के लिए पहली शर्त ही कवि को लोक हृदय की पहचान करवा देती है। शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, वह जाति सामने नहीं लाता। काव्य का काम होता है कल्पना में बिंब या मूर्त को उपस्थित कर देना, बुद्ध के सामने कोई विचार लाना नहीं। जब बिंब होगा तब विशेष व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं होता। लेकिन साधारणीकरण विशिष्टता पूरे बोध का निर्वाह करता है। श्रोता या पाठक कवि के विशेष का ही अनुभव करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने आलंबनत्व धर्म की भी प्रतिष्ठा की है और उसकी प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने लिखा है कि कल्पना में मूर्ति तो विशेष की ही होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। सामान्य धर्म विशेष में प्रतिष्ठित सामान्य धर्म की सुविधा में से सहृदय अपने सामर्थ्यानुसार विशेष में प्रतिष्ठित सामान्य धर्म की सुविधा से सहृदय अपने सामर्थ्यानुसार अधिक या कम का साक्षात्कार करता है। वह लोक सामान्य की भावनात्मक सत्ता में होता है और उसका अपना अलग से हृदय नहीं रहता। शुक्ल जी साधारणीकरण को कवि के पक्ष में भी निर्धारित करते हैं और वहां साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में होना चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में, फिर श्रोता या पाठक में। तो विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है वह तभी चरितार्थ होता है। इस तरह अगर हम देखें तो आचार्य शुक्ल का साधारणीकरण चिंतन जो है वह कविराज विश्वनाथ की स्थापनाओं की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है। लेकिन रसात्मकता की उत्तम मध्यम कोटि का भी विधान किया है शुक्ल जी ने, और इसके अलावा पाठक की दृष्टि से उन्होंने कहा है कि शील दृष्टा के स्वभाव से वह काव्य वस्तु को ग्रहण करता है। शुक्ल जी का यह भी मानना है कि साधारणीकरण प्रभाव का होता है, सत्ता का या व्यक्ति का नहीं होता है। शुक्ल जी ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हुए भी आलंबन के
वैशिष्ट को उचित तर्कों के द्वारा स्थापित किया है। सहृदय उसको आत्मसात करता हुआ व्यक्तिगत आग्रहों और राग द्वेषों से मुक्त होता है और रस निमग्नता की यह निर्कुंठ स्थिति अभिनवगुप्त की जो आनंदवादी दार्शनिक रसधारणा है उसके निकट ले जाती है। तो इस तरीके से ये जो शुक्ल जी का चिंतन है, चूंकि मानवतावादी चिंतन है, तो शुक्ल जी अपने मानवतावादी चिंतन के प्रकाश में सारे मूल्यों की व्याख्या करते हैं। साधारणीकरण की यह ऊंचाई भी उसी उदात्त की देन है। सहृदय को भी वे एक संवेदनशील, जिज्ञासु और विवेकशील प्राणी मानते हैं। शुक्ल जी की मौलिकता साधारणीकरण के प्रश्न पर कवि के पक्ष से विचार करने की है। आधुनिक समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र आदि जो हैं वह भट्टतौत की उक्ति जो है नायकस्य कवे श्रोतु समानो अनुभवस्तः का साम्य इसमें देखते हैं। शुक्ल जी की शास्त्रीय दृष्टि से हटकर मात्र विभाव के साधारणीकरण की स्थिति मानते हैं। इस प्रक्रिया में भाव और विभाव की समुचित परंपरा का भी निवेश वे करते हैं। इसी क्रम में साधारणीकरण पर उस तरीके से विचार न करते हुए केशव प्रसाद मिश्र जी ने मधुमती भूमिका पर विचार किया है और मधुमती भूमिका के बारे में कहते हुए उनका जो अभिप्राय है वह रस भूमिका से है और उनका यह मानना है कि यह कवि के मन की निर्कुंठ तर्कहीन उदात्तावस्था है, जहां वह शब्द, अर्थ और ज्ञान के एकात्म को आत्मसात करता है। मिश्र जी अभिनवगुप्त की दार्शनिक काव्यशास्त्रीय दृष्टि के सर्वाधिक प्रभाव में साधारणीकरण को आध्यात्मिक गुत्थियों में उलझाते हुए नजर आते हैं और आधुनिक चिंतकों में डॉक्टर नगेंद्र ने जिन्होंने रस सिद्धांत पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी है, वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये साधारणीकरण किसका, और जवाब देने के क्रम में वह पहले आश्रय के कोण से उठाते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया में जहां रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण होता है, आश्रय का साधारणीकरण भी अंतर्भूत है। इस प्रकार का साधारणीकरण जो है वह तादात्म्य नहीं है, ये मानना। दूसरे कोण से नगेंद्र जी ने शुक्ल जी के आलंबनत्व धर्म की व्याख्या की है, जिसमें सामान्य प्रतीतिपरक गुण धर्म की प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा सहृदय में संबंधित भाव का प्रकाश होता है। तीसरे कोण पर नगेंद्र जी इस चर्चा को सहृदय से जोड़ते हैं। सहृदय मात्र पाठक या श्रोता नहीं होता, कवि भी सृजन धर्मी क्षणों में सहृदयत्व की भूमिका में होता है। अभिनवगुप्त, केशव प्रसाद मिश्र आदि काव्य वस्तु के साथ प्रमाता को जिस एकतांता में अंतर्लीन मानते हैं, नगेंद्र जी को यह साधारणीकरण के पर्याय के रूप में वह मान्य नहीं है। और अंत में न्याय शास्त्र के तर्कों के अनुरूप नगेंद्र जी का साधारणीकरण विशेष को सामान्य में प्रतिष्ठित करने के लिए गतिशील होता है। साधारणीकरण के प्रक्रियागत आचरण की सिद्धि के दो उपकरणों की ओर नगेंद्र जी ने संकेत किया है। कहा कि साधारणीकरण भाषा या काव्य भाषा का धर्म है। दूसरा उन्होंने कहा कि साधारणीकरण का मूलाधार मानव सुलभ सहानुभूति है, जो सभी मनुष्यों के हृदय में एक तार अनुस्यूत है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस निष्कर्ष के पीछे देशी विदेशी पंडितों के विचार हैं। काव्य भाषा संबंधी निष्कर्ष अभिनवगुप्त की शब्द शक्ति व्यंजना के साधारणीकरण स्वीकार के साथ साथ भाषा की आधुनिक संरचनावादी दृष्टि के प्रभाव से भी जुड़ा है। जहां भाषा ज्ञान एवं भाव प्रतीकों का समूह होता है, वहां साधारणीकरण
काव्याभिव्यक्ति के उपकरणों पर निर्भर होता है। दूसरे समाधान के प्रमाण में मानवीय चेतना का सांस्कारिक ऐक्य रखा जा सकता है और एक आध्यात्मिक संकेत भी कि मानव मात्र उस परम चेतन की अभिव्यक्ति है। इस तरीके से हम देखते हैं कि साधारणीकरण पर भट्टनायक से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक विद्वानों ने विचार किया है, लेकिन अंततः आकर के सब अभिनवगुप्त द्वारा जो व्याख्या, जो रस सूत्र की व्याख्या की गई है और साधारणीकरण दृष्टि संबंधी जो अभिनवगुप्त की मान्यता है, उसके इर्द गिर्द या उसके चारों ओर ही इन सारे विद्वानों की दृष्टि रहती है। केंद्र में अभिनवगुप्त हैं और चिंतन करने वाले ये सारे विद्वान हैं। रस चिंतन के दृष्टि से चारों व्याख्याकारों में अभिनवगुप्त के चारों ओर ही, इर्द गिर्द ही जितने भी चिंतक हैं, बाद के आधुनिक युग के भी वे घूमते हैं। कविराज विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान भी चिंतन के केंद्र में अभिनवगुप्त ही हैं। तो मित्रों, आज हम इस विषय पर इतनी ही चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।